हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज CPCFS विद एमराबा। तो अभी का जो मैं टॉपिक है मैं लेकर आता हिंदी न्यूज़पेपर से। इसमें क्या बोल के रखा है, मतलब पोल होने से पहले, मतलब इलेक्शंस होने से पहले गुजरात ने अनाउंस किया है कि वो एक कमेटी को बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से वो स्टडी कर सके यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं पूछूंगा एक सवाल। तो सवाल ये है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन 1 year 10 months and 12 days, सेकेंड ऑप्शन 2 years 10 months and 5 days, थर्ड ऑप्शन 2 years 11 months and 18 days एंड चौथा ऑप्शन 3 years 6 months and 7 days। तो इसका आंसर जो है आप सोच के रखिएगा, मैं दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। और ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए सहारा लिया है बाजीराव में रवि से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टॉपिक देकर रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। गुजरात गवर्नमेंट जो है रिसेंटली इसने क्या किया, एक प्रपोजल को मूव किया, बोला कि एक कमेटी को बनाएगा, उसके बाद इवेलुएट करेगा सारे के सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अभी आते हैं अबाउट में। अबाउट में क्या बोल करेगा, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड होता है वो एक लॉ होता है, पूरे के पूरे कंट्री में फैला होता है, जिसकी हो गया ये सारे के सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर भी अप्लाई होता है। जैसे कि उनके जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, जिसके मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया, तो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। दैट मीन्स क्या है, रिलीजियस कम्युनिटी जो होता है उनका अलग ही लॉ रहता है, मैरिज में, डिवोर्स में, इनहेरिटेंस में, अडॉप्शन में। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा तो एक ही लॉ पूरे एंटायर कंट्री में लगेगा। अब आता है सेकंड पे, आर्टिकल जो 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, बोले कि स्टेट को ट्राई करना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सेव कर सके सारे के सारे सिटीजन के लिए, वो भी पूरे कंट्री में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोल के रखा है, आर्टिकल जो 44 होता है क्या कहता है, ये वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से एक क्या है, आर्टिकल 44, दैट मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आता है सेकंड ऑप्शन पे, इसमें क्या बोल के रखा है, दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राइट। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा DPSP। तो DPSP जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है आर्टिकल 37 में। तो 37 क्या बोलता है, 37 बोलते हैं कि जो DPSP होता है वो जस्टिसेबल नहीं है, साथ ही साथ ये कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स है, इसके जो फीचर्स है, वो गवर्नमेंट यूज़ करेगा अपने गवर्नेंस में, राइट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या बोल कर रखा है, जिसके आर्टिकल 44 होता है वो क्या यूज़ करता है, वर्ड स्टेट शेल एंडेवर। एंडेवर का स्टेट शेल ट्राई, स्टेट शेल अटेम्प्ट। लेकिन दूसरे जो आर्टिकल्स होते हैं DPSP में क्या होता है, वो यूज़ करता है इन पर्टिकुलर स्ट्राइफ, एक पर्टिकुलर काम के लिए, या फिर यूज़ करता है शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट्स पॉलिसी, यानी कि इसको यूज़ करके किसी पॉलिसी को डायरेक्ट करने के लिए शेल बी ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का ये काम हो सकता है। तो ये सारे DPSP ये वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा। अब गोवा के बारे में पढ़ते हैं। गोवा क्या था, पहले पहले पोर्चुगीज़ कॉलोनी था। उसके बाद क्या हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ उसको मिला लिया गया, कब, 1961 में। और 1987 में जाके गोवा को एक सेपरेट, एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है उसको इंट्रोड्यूस किया था गोवा में, कब, 1870 में, पोर्चुगीज़ रूलर्स द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इंट्रोड्यूस कब होता है 1870 में, इसको ले लिया गया कब, 1961 को। मतलब इंडिया ने कब लिया, मतलब गोवा को अपने साथ मिला लिया 1961 को। जैसे ही 1961 को मिलाया, लेकिन फिर भी उनका जो यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो चलता ही रहा। डन। ये तो था एक्सप्लेनेशन। अब आता है क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर है वो है C, 2 years 11 months and 18 days। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।